क्या आप जानते हैं कि गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर पर जितनी ऐप्स होती हैं वे सभी बाध्य होती हैं कि किसी भी इन ऐप परचेज के लिए यानी ऐप के माध्यम से जो आप खरीद करते हैं उसके लिए भुगतान सिर्फ और सिर्फ गूगल या एप्पल के भुगतान मंच के माध्यम से ही वे प्राप्त कर सकते हैं और उनके पास स्वतंत्रता नहीं होती कि किसी अन्य वैकल्पिक माध्यम से वे भुगतान ले सकें। इसके ऊपर भी एप्पल और गूगल 15 से 30% तक का कमीशन लेते हैं इन भुगतानों पर और इन एकाधिकार के नियमों से काफी सारे ऐप डेवलपर्स काफी लंबे समय से परेशान रहे हैं और विश्व के अलग अलग कोनों से इनके विरोध में आवाजें भी उठती रही है और कुछ प्रयास भी हुए हैं, जिसमें सबसे हाल का प्रयास आया है दक्षिण कोरिया से, जहां पर राष्ट्रीय सभा में 180/188 की बहुमत से एक विधेयक पारित हुआ है जिसे टेलीकम्युनिकेशंस बिजनेस एक्ट के नाम से जाना जाता है और लोकप्रिय रूप से इसे एंटी गूगल लॉ कहा जाता है। इस नियम के बाद से ये सारे ऐप डेवलपर स्वतंत्र हो जाएंगे कि वे इस ऐप के माध्यम से किसी अन्य भुगतान प्रणाली पर भी भुगतान प्राप्त कर सकें और इसके लिए निसंदेह एप्पल और गूगल इस निर्णय के बाद से नाराज हैं। एक और एप्पल का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं की जो सुरक्षा होगी ऑनलाइन पेमेंट में उससे समझौता किया जाएगा और वह सुनिश्चित नहीं हो सकेगा कि वह किसी धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो। वहीं गूगल का कहना है कि वह यह जो शुल्क लेता है उसके माध्यम से ही एंड्रॉइड को फ्री रख पाता है और इतनी सारी सेवाएं देता है, ऐप्स को करोड़ों उपभोक्ताओं तक पहुंचने का अवसर मिलता है और इसलिए इस शुल्क के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हम इससे पहले देखें कि विश्व में और क्या प्रयास हुए हैं। सबसे पहला प्रयास यूएस में हुआ था, जहां पर इसी चीज को लेकर बात हुई थी और एक समझौते पर पहुंचा गया था जिसमें एप्पल को $10 करोड़ का भुगतान करना था और साथ ही समझौता यह था कि यदि कोई ऐप डेवलपर किसी अन्य माध्यम से भुगतान प्राप्त करना चाहता है तो उसके पास स्वतंत्रता होगी कि वह अपने उपभोक्ताओं तक ईमेल के माध्यम से पहुंचकर उन्हें इस विषय में जानकारी दे सके। लेकिन फिर भी जो ऐप डेवलपर्स की मांग रही है कि वो ऐप के माध्यम से ही एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली चाहते हैं, उस मांग से यूएस का जो ये निर्णय आया था वह काफी दूर था। इसके अलावा जापान में फेयर ट्रेड कमीशन की भी एक जांच चल रही थी एप्पल पर और उससे बचने के लिए इसने रीडर ऐप्स के लिए एक नियम निकाला है। रीडर ऐप्स यानी जिस पर आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, इस प्रकार की सभी ऐप्स को रीडर ऐप्स माना जाता है और इसके लिए एप्पल ने नियम निकाला है कि किसी भी व्यक्ति को अपना खाता प्रबंधन करने के लिए ऐप के माध्यम से ही एक लिंक मिलेगी जिससे वह वेबसाइट पर पहुंच सके और ताकि एप्पल यह कह रहा है कि उससे वह जापान की इस जांच से बच सकेगा और बाद में विश्व भर में भी इस प्रकार की सुविधा को वह उपभोक्ताओं के लिए लेकर आएगा। इससे पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक गेम्स ने अपनी भुगतान प्रणाली शुरू कर दी थी और जिस पर एक्शन लेते हुए एप्पल ने उसे अपने ऐप स्टोर से हटा दिया था। स्पॉटिफाई के साथ भी इसी तरह का एक बवाल हो चुका है और विश्व के अलग अलग कंपनियों से इस तरह की चर्चाएं होती रही हैं। यूएस ने एक और बात की है कि वह किसी भी ऐप को इस चीज की अनुमति नहीं देगा कि वह उसके नियम तोड़े। यूरोपियन यूनियन में भी भारी जुर्माना और मुआवजा देने की बात की गई है, जिसमें हाल ही में डिजिटल मार्केट्स एक्ट आया था उसके तहत, और इस तरह से विश्व के अलग अलग देश कुछ प्रयास कर रहे हैं कि एप्पल और गूगल के इस एकाधिकार को तोड़ा जा सके। वही भारत में इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा मुखर रहा है पेटीएम, जिसकी ऐप को गूगल ने अपने मंच से कुछ दिनों के लिए हटा भी दिया था इस आरोप में कि उस पर जुए को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन इसके विपरीत कई सारी ऐप्स जिस पर जुआ खेल सकते हैं, ऐसी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और पेटीएम को इस तरह के आरोपों के बाद हटाया गया था लेकिन उसकी वापसी हो गई थी। लेकिन तब से पेटीएम इस चीज की मांग कर रहा है कि इनके एकाधिकार को तोड़ने के लिए आवश्यकता है कि भारत में निर्मित भी एक ऐप मंच आए जो सभी ऐप्स के लिए एक मंच बने और इसके लिए उन्होंने आह्वान किया था कि सरकार भी कुछ कदम उठाए। हालांकि डिजिटल क्षेत्र में सरकार अभी तक पीछे दिखी है, चाहे वह ट्विटर पर नकेल कसने के मामले में हो और दूसरे ऐप्स पर भी नियंत्रण करने के मामले में भी सरकार पीछे रही है। लेकिन अब आवश्यकता है कि जैसा प्रेसिडेंट साउथ कोरिया ने रख दिया है उसका अनुसरण किया जाए और भारत में भी इनके एकाधिकार, गूगल और एप्पल के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कुछ नियम आए। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहे स्वराज।